निफ्टी एकदम फ्लैट है इस समय, 10-11 पॉइंट के आसपास का उछाल, बैंक निफ्टी वही 2/3% के आसपास का दबाव। अब हीलियस इंडिया के सीईओ डिनशॉ ईरानी साहब जुड़ते हुए। ईरानी सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बड़ा रफ पैच से गुजर रहा है भारतीय बाजार। कैसे ट्रेड कर रहे हो आप लोग इस मार्केट्स को, कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, और क्या व्यू बन रहा है दरअसल 2022 के लिए? ये अच्छे दिन देखने के बाद ये रफ पैच कितना और खींचेगा सर? धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए, और आपको और आपके दर्शकों को शुभ प्रभात। हाँ जी, तो आपने बोला कि रफ पैच, हमारा यही कहना था। अगर जो आप अपना पिछले 30 दिसंबर को आया था, मैं चेक किया था आने के पहले, तो हमने भी यही बोला था कि ये जो पहला हाफ होगा ये साल का, थोड़ा चौपी रहेगा। तो आपको ज्यादा करेक्शन नहीं दिखेंगे और ज्यादा आपको तेजी भी नहीं दिखेगी। मतलब आप जो भी मूव देख रहे हैं सैवेज ही देख रहे हैं, पर एक बैंड के अंदर ही मूव हो रहे हैं। और उसका ये रीजन था कि एक तो आपके जो एफआई है, जिन्होंने डिस्प्रोपोर्शनेटली इंडिया में इन्वेस्ट किया था CY21 में, कैलेंडर 21 में, वो थोड़ा रीबैलेंसिंग करेंगे, और वो चालू हो गया। आप देख ही रहे हैं जो जिस हिसाब से आउटफ्लो हो रहे हैं इंडिया से, पर वो मोरलेस रीबैलेंसिंग है, और शायद ये क्वार्टर तक वो थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो वो था। और दूसरा हमारा यही था कि अगर जो बजट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ तो थोड़ा खिंच जाएगा बाजार। तो वही डिसअपॉइंटिंग तो नहीं था बजट, पर केपेक्स स्पेंड इतने ज्यादा नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे बजट में। तो उसके चलते थोड़ा यही है कि थोड़ा बैंड में रहेगा। पर आगे चल के आपको ऐसा दिखेगा कि एक तो एफआई के जो फ्लोज है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे थोड़े, और बाद में सब अपने अर्निंग्स ग्रोथ देखने लगेंगे। और एक बार ये फेड का भी एक स्टेटमेंट आ जाए बाजार में कि कैसे वो टेपर करेंगे अपनी बैलेंस शीट। आई थिंक बिगेस्ट क्वेश्चन वो था कि टेपर कैसे करेंगे। अगर जो आप लास्ट फेड की स्पीच की सुनी आपने और जो पीओ देखा, उसके बाद दे वर वेरी कंफ्यूज। मतलब उनको भी इतना इन्होंने आइडिया नहीं था कि कैसे करने वाले हैं, बट एक नीजक रिएक्शन बोला कि हम लोग करने वाले हैं। पर अभी कैसे वो, आई थिंक मार्च के उनके जो मीटिंग होगी उसमें दे ले डाउन अ प्लान। तो वो प्लान के हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक ये सब 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक स्टेडी बढ़ाव दिखेगा बजट में, सॉरी अपने मार्केट में। और हम तो यही बोलते आए थे कि ये साल तो एक स्टेडी साल रहेगा, जहाँ पे आपको एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्लस कम परसेंटेज आपको दिखेगा। आपको ग्रोथ यहाँ पे तो 12-13% ग्रोथ वाला जो हमारे 25 साल से बाजार ग्रो हो रहा है, ऐसा आपको ग्रोथ दिखेगा इस मार्केट में। अभी तो नहीं दिखा है, पर आगे चल के दिखेगा। तो आप कह रहे हो भाव के लिहाज से शायद बहुत ज्यादा ना टूटे ना बढ़े, पर करेक्शन वो टाइम वाइज होता हुआ नजर आएगा। आपने एक बात इंटरेस्टिंग की ईरानी सर, डिस्प्रपोर्शनेटली, वो वर्ड टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे लिए। इंडिया में इन्वेस्ट करा विदेशियों ने, एफआईआईज ने। अब इसका मतलब क्या, क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग अरविंद सेंगर साहब से भी बातचीत कर रहे थे रानी सर, वो भी कह रहे थे कि चाइना पे लोग लार्जली अंडरवेट हो गए थे, और अब शायद जो फंड्स चैनलाइज होने हैं वो चाइना की तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे। उसका खामियाजा हमें इंडियन इक्विटी मार्केट्स को भुगतना पड़ेगा। आप इसी बात को हाईलाइट कर रहे हो क्या? ये ऐसा होने वाला है क्या? हाँ जी, तो मैंने डिसप्रोपोर्शनेटली इसलिए बोला क्योंकि आप अगर जो लास्ट ईयर का एफआई फ्लो देखेंगे इमर्जिंग एशिया में, इमर्जिंग मार्केट्स में, तो वो नेगेटिव था। मतलब तो 35-36 बिलियन का नेगेटिव फ्लो था, जबकि इंडिया में 3 बिलियन पॉजिटिव फ्लो था। 3 या 4 बिलियन, मुझे याद नहीं है फिगर एग्जैक्टली, पर पॉजिटिव फ्लो था। ये मैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। तो वो जो डिसबैलेंस हो गया था, बिकॉज इंडिया अल्टीमेटली एक इमर्जिंग मार्केट का ही टुकड़ा है, और उसके चलते उसको भी उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए था जितना पूरे मार्केट में होता, पर इंस्टेड ऑफ दैट उसमें तो इनफ्लो हुआ। तो ये जो आपने देखा जहाँ पे इंडिया का वेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया ये पर्टिकुलर साल में, तो ये साल आपने देखा है कि वो रीबैलेंस हो रहा है, और इसलिए इंडिया से पैसा निकल रहा है और शायद चाइना में जा रहा है। चाइना में काफी रिडेम्पशन थे लास्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी अपने कंट्रोल करने के लिए टेक सेक्टर को, काफी रेगुलेशन निकाले थे, तो उसके चलते काफी पैसा बाहर गया था वहाँ से। तो वो आई थिंक थोड़ा रिवर्सल हो रहा है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में वो इवन आउट हो जाए। जी, दिनशॉ साहब नमस्कार, मैं शैल बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। आपका जो फंड की पोजीशनिंग है वो दोनों लॉन्ग और शॉर्ट है। आप पैसिवली लॉन्ग रहते हैं, और ज़बरदस्त मोमेंटम अगर बाज़ार में दिखे शॉर्ट साइड को तो उसको भी प्ले करते हैं। अब बताइए क्या प्रतिशत का दर
लॉन्ग और शॉर्ट में आपका है पोर्टफोलियो में, और कौन कौन से आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सेक्टोरल कॉल्स लिए हैं जहाँ पर आपको वीकनेस दिख रही है? जी देखिए, लॉन्ग शॉट जो है वो हमारा ऑफशोर फंड है, जो हम सिंगापुर से मैनेज करते हैं, वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है। तो वहाँ पे हमारा लॉन्ग शॉट है, लेकिन इंडिया में हम लॉन्ग ओनली है। मतलब हमारी जो 2 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए यहाँ पे पीएमएस नहीं है, तो वो लॉन्ग ओनली है। पर अगर जो आप लॉन्ग शॉट की बात करें तो उसमें आज की तारीख में 60% नेट है हमारा। मतलब समझ लीजिए 113-114% लॉन्ग है और 54% शॉर्ट है, तो इसलिए 60 नेट हो जाता है। तो 60% नेट है हमारा वहाँ पे, तो वो है वहाँ पे। और तीसरा जो आपने बोला कि कौन से सेक्टर्स पर्टिकुलरली में हम लोग शॉर्ट है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी हमें फ्रॉड दिखता है मार्केट में, जहाँ पे भी हमें दिखता है कि ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए और अर्निंग ग्रोथ भी बढ़िया नहीं आ रही है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थोड़ा बहुत हो गया था, तो वहाँ पे हमारा शॉर्ट है। फिर हमारे जो स्टेपल जो कंपनियां हैं जहाँ पे अगेन ज़्यादा वैल्यूएशन दिख रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट है हमारे। तो ये सब आप मुआयना लगा सकते हैं, नाम तो नहीं बता सकता मैं, तो आप खुद ही मुआयना लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हमारे शॉर्ट हैं यहाँ पे। आपका जो ओवरसीज फंड है दिनशॉ साहब, वहाँ पर काफ़ी लंबी अवधि से आपने कुछ प्राइवेट इंश्योरर्स में जो भारत में लिस्टेड हैं पोजीशन ले रखी है, लेकिन मायूसी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक काफ़ी निराश होते हुए उस सेक्टर से जहाँ पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। एक बार दोबारा इस सेक्टर को एनालाइज कीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग LIC के IPO से पहले बाजार में खड़े हुए हैं। जी देखिए, वो सेक्टर में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि काफी रेगुलेशन चेंजेस हो गए। तो मतलब रेगुलेटर ने काफी चीजें डाली थी, यहाँ पे उनका मार्जिन कंप्रेशन हो गया था। इतना ओपनली प्रॉफिट नहीं कमा सकते ना, रेगुलेटर ने ऐसा किया, तो लाइफ की बेसिकली हुआ था और जनरल में भी थोड़ा बहुत किए थे। तो उसके चलते वहां पे कंप्रेशन हो गया था। आप ये देखिए कि जो न्यू प्रीमियम है उनका, जो जहाँ एक्चुअली जो बिजनेस ग्रो होता है, न्यू प्रीमियम बोलते हैं, तो वो तो वहां तो ग्रोथ में कोई कमी हुई नहीं है, बस यही कि मार्जिन में थोड़ी कमी होगी। पर यही है कि आप अगर जो एक साल एक बार गुजर जाए उसका लो मार्जिन का, फिर आप उस साल से कंपेयर करने लगेंगे YOY बेसिस, तो आपको न्यू प्रीमियम मार्जिन में भी आपको ग्रोथ दिखने लगेगा आगे चल। तो वो एक्चुअली हमारे हिसाब से तो मैटर ऑफ टाइम है जहाँ पे ये किक इन होता है। हेल्थ को तो ज्यादा ही पॉजिटिव है, बिकॉज हेल्थ में तो आपने देख लिया कोविड के चलते काफी लोग अवेयर हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। जनरल इंश्योरेंस थोड़ा बैक सीट लिया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोविड के चलते कोई बाहर निकलता नहीं था, तो गाड़ी इंश्योरेंस मतलब सब पीछे ही चला गया था, नई गाड़ियां नहीं दिखती थी। तो वो सब देख के अभी आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ग्रोथ दिखेगा। इसलिए हम अभी बने रहे, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और यही एक्चुअली मौका होता है बाजार में जब आपका आप इक्विटी आउट परफॉर्म करने लगती है सारे एसेट क्लासेस को। देखिए, अगर जो आप एक्चुअली देखें पिछले 25-26 साल में बाजार 12.5% ही चला है, मतलब एनुअलाइज ग्रोथ उसकी जो बाजार की है वो 12.5% ही है। अच्छी है, इतनी भी खास नहीं है, लेकिन यही जो वोलेटिलिटी का टाइम होता है जब आप अपनी पोजीशन में ऐड करते हैं, वहां से ही आपको फिर ज्यादा ग्रोथ वहां पे ऐड हो जाती है। इसीलिए जो अगर जो आपको डेल्टा कैप्चर करना है तो यही है मौका, डेल्टा कैप्चर। और ये सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं, पूरे बाजार के लिए हम यही बोलते हैं सबको कि ये वोलेटिलिटी के टाइम अगर जो आपको कंफर्ट है अपने स्टॉक में, तो पोजीशन बढ़ाइए और वहां से ही आपकी कमाई डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा होगी। अगर मैं टंग ट्विस्टर यूज कर रहा हूँ आपके लिए। तो जिन स्टॉक्स में कन्विक्शन है उसमें वोलेटिलिटी का फायदा उठाएं, जब उठा पटक आ रही हो गिरावट में उनको एक्यूमुलेट करें, तब आप दरअसल बाजार में अच्छी कमाई के वो रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मैं वापस उस पर आना चाहता हूँ वो FIs के मूड को लेकर, क्योंकि रानी सर आप सबसे बातचीत करते होंगे, ज़्यादा अच्छा भाप लेते होंगे। हम लोग क्या FI की सेलिंग का रैशनल ढूंढते रहते हैं कि भाई यूक्रेन, वो फेड के आउटकम, उसका डर, वो होगा एक पार्ट उसका इशू। एक पार्ट हमने इंटरेस्टिंगली कहा कि वीजा वी चाइना की अट्रैक्टिवनेस शायद ज़्यादा हो गई। दूसरा क्या ऐसा भी है क्या, क्योंकि आपने बजट की बात छेड़ी, बजट में आपने कहा बुरा तो नहीं था, केपेक्स के स्पेंड्स को लेकर थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। ऐसा भी है कि हमारा सेंट्रल बैंकर जो जरूरत से ज्यादा डविश साउंड कर रहा है,
हम अपने ग्लोबल पीयर्स से पिछड़ेंगे, ये सब भी कंसर्न्स आ रहे हैं क्या? आपने इस पॉलिसी को और इस पॉलिसी के बाद के स्टेटमेंट को सुनने के बाद ऐसा कुछ भापा क्या? नहीं जी, देखिए, तो हमारा जो एक तो आरबीआई ने जो किया है अभी तक, तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट लायक है। सो उसको तो हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। उल्टा ये जो आपने बोला कि डबल स्टेटमेंट दिया, जो लास्ट का आपका जो स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट था आरबीआई से, तो हमने भी काफी इकोनॉमी से बात की, और मतलब बाहर की इकोनॉमी से, इंडिया नहीं, इंडिया में तो आप जानते हैं कि सब लोग लोकल देख देख के वो घबरा जाते हैं, लेकिन बाहर के इकोनॉमी से जिनसे बात की, तो उनका तो यही कहना था कि आरबीआई ने जो किया है बराबर किया है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। 6% सीपीआई आपका हो गया है, विच इज बॉर्डर है अपने आरबीआई के कंफर्ट लेवल का। लेकिन अगर जो आप ट्रेंड देखें सीपीआई का, तो अभी जो 6% है वो एक ट्रफ का कंपेयर में 6% है। तो जैसे ही सीपीआई, मतलब आप वाई देखते हैं, बराबर, इन्फ्लेशन तो वाई होता है, तो जैसे ये कर्व मूव ऊपर होने लगता है, तो ये वाला जो कंपैरिजन है, अगर जो फ्लैट रहती है लाइन भी, तो ये 6 से नीचे ही आने वाला है। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया आरबीआई ने काफी ठीक था। मुझे नहीं लगता कि एफआई कोई खफा है इससे। मुझे तो उल्टा कंफर्ट उल्टा मिलता है एफआई को कि ठीक है, आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंकर है वो बिल्कुल ही सैंग्विन है अबाउट, और उनको ज्ञान है कि क्या हो रहा है बाजार में, इसलिए बैठे हैं, चुप बैठे हैं। ये जो आपने बोला एफआई का सेलिंग खफाई की वजह से नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं, मनी को बोलते हैं, कि एक लेवल ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है तो दूसरे लेवल पे चला जाता है, तो वो ओवरफ्लो हो गया इंडिया से और दूसरे लेवल पे चला गया और वापस आ भी जाएगा फिर से। तो वैसा है, एक बार हमारा मार्केट थोड़ा स्टेडी हो जाए तो वापस पैसे भी आ जाएंगे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो सेलिंग है वो ज्यादा आपको दिख रही है कि 5 बिलियन 6 बिलियन की सेलिंग हो चुकी है अभी तक 1.5 महीने में, जो जरा दिल दहलाने वाली बात है, इसलिए आपको ये करेक्शन दिखते हैं बाजार में। और चलिए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। और सेंट्रल बैंक के एक्शन बहुत अच्छे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं, थम्स अप है उनकी तरफ से तो हमारे सेंट्रल बैंक के एक्शंस को लेकर। और सिर्फ वो डिस्प्रपोर्शनेट फंड्स इंडिया की तरफ चैनलाइज हुए थे, वो थोड़े से डाइवर्ट होते हुए फॉर द टाइम भी लौटेंगे। पैसा भी भारतीय बाजारों में, ये समय होगा हमारे लिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। रानी सर के मुस्कुराते चेहरे ने वैसी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा स्ट्रीट का। चलिए, ऐसा करते हैं। ईरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। यकीन जानिए, इतनी मायूसी के दौर में इतना हंसता चेहरा स्क्रीन पर दिखता है, वाकई दिल को तसल्ली होती है। मैं बता दूं, हंसता, जब आदमी हंसता, इंसान हंसता है तो थोड़ा दुख भी कम हो जाता है, तो अच्छा है, हंसते रहिए। हम लोग अभी स्टूडियो में जब आप माइक अप हो रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि हीलियोस कैपिटल के दोनों सीईओज, लोकल सीईओ और ग्लोबल सीईओ श्री समीर अरोड़ा साहब जब भी आते हैं स्क्रीन पर, कितना ही आप समझिए परेशानी का माहौल क्यों ना हो, वो हमेशा हंस के बात करते हैं और बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पर बातें बताते हैं कि किस तरीके से इस वॉलेटिलिटी को नेविगेट करें। ईरानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा। धन्यवाद। चलिए, वापस बाजार में टेक्निकल स्पेस पर जुड़ते हैं और हमारे साथ शुभम जी स्टूडियो में हैं। अग्रवाल साहब, आप बहुत देर से बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे हुए थे और ईरानी साहब की बातें सुन रहे थे, बताइए